नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से ठंडी बढ़ रही है, वैसे ही अभी स्वराज्य संस्था के जो इलेक्शन है नगर पालिका के, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनाव का माहौल भी गर्मा रहा है। हम हर समय की मुलाकात लेके हर वार्ड की मुलाकात आप तक पहुंचाते हमारे प्रेक्षकों तक। ऐसे ही हमारे साथ में एक युवा तड़पदार नेता है जो समाज कारण से राजकारण में आया है, और बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को लोगों ने चुन करके भी देना चाहिए। मतदाताओं ने अपने सूझबूझ से अपना मत का उपयोग करके प्रभाग 8 से हमारे साथ में हमारे चैनल पे आज अमित जी भालेराव साहब है। हम इनसे विशेष मुलाकात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। हमारे क्रांति की दस्तक के न्यूज के चैनल में आपका स्वागत है। प्रभाग 8 से आप सर्वसाधारण गठ के उम्मीदवार हैं। आपने बहुत साल, कम से कम 15 से 20 साल सामाजिक काम किया है। आप अपने मतदाताओं के पास जब जाओगे तो आपके जो वार्ड के कौन सी ऐसी एक ज्वलनशील मुद्दे, ताकि आप वो मुद्दे रख करके आप मत मांगोगे? वार्ड में मैं पिछले 15 से 20 दिनों से प्रचार कर रहा हूं, और उसमें ज्वलनशील मुद्दे जो है वो ये है कि यह जो प्रभाग है, ये प्रभाग चारों तरफ से रेलवे पटरी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पर जाने आने के लिए चौकियां है। एक तरफ अभी चौकी बंद हो गई है और एक अंडरपास बना हुआ है। वो अंडरपास भी अनसक्सेस है, ऐसा मैं कहूँगा। वहां से भी लोग पैदल जाना आना नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ी दिक्कत है जाने आने के लिए। साथ ही भीमनगर रेलवे फाटक, हमेशा वहां पे भी अभी रेलवे का बहुत ज्यादा जाना आना शुरू हो गया है, तो वहां पर भी लोगों को बहुत दिक्कतें जाती है। तो इन मांगों को राज्य सरकार से लेकर के तो केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम इस क्षेत्र का जनप्रति होने के नाते मैं करूंगा, क्योंकि ये तो नगर परिषद के दायरे में ये समस्या नहीं आती, मगर ये समस्या इस क्षेत्र के लोगों की है। इस नगर परिषद क्षेत्र के प्रभाग क्रमांक 8 के लोगों की ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि प्रभाग क्रमांक 8 में सारे नौकरी पेशा और लोग ज्यादा रहते हैं, तो उनको समय पे नौकरी पर जाने में दिक्कत होती है। तो ये तो जाने आने की जो प्रॉब्लम्स है जो रेलवे से हो रही है, तो रेलवे से कैसा उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है, तो मैं राज्य सरकार से लेकर के तो केंद्र सरकार तक माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल जी और माननीय राजकुमार जी बडोले साहब हमारे आमदार, इनके माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो कुमारी नगर क्षेत्र है, ये खेती किसानी वाला क्षेत्र था। वहां पर अभी बस्ती बसी हुई है। वहां पर हुआ ये कि ड्रेनेज सिस्टम बराबर नहीं है। थोड़ी सी भी बरसात अगर हो गई तो रास्ते बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, नालियां भर जाती है और पानी की निकासी नहीं हो पाती, और लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम को अच्छी इंजीनियरिंग का उपयोग करके नगर परिषद के माध्यम से ड्रेनेज सिस्टम को तंदुरुस्त दुरुस्त बनाने का काम, उसका प्रयास मैं करूंगा। तीसरी बात, हमारे यहाँ पर कुम्हारी नगर में मैदान है। उस मैदान को नगर परिषद हार चुकी है कोर्ट में, तो उस मैदान को वापस नगर परिषद को दिलाने के लिए मैं संघर्ष करूंगा। ये एक मेरा तीसरा मुद्दा है। और चौथा मुद्दा मेरा ये है कि वहां पीएससी है, वो पीएससी में प्राथमिक इलाज होता है, बुखार सर्दी खांसी, वही तो गोलियां वहां पर दी जाती है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर इमरजेंसी के लिए जाने आने के लिए रास्ते नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी बीमारी हो गई तो जाने आने के लिए रास्ते नहीं है, अवरोध ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि पीएससी की जगह 10 बेड का कम से कम वहां पर एक अच्छा अस्पताल हो, जिससे लोग प्राथमिक इलाज कम से कम बचाने तक का तो इलाज कर सके और बड़े अस्पताल में जाते तक के वो बच सके, ऐसा इलाज वहां पर हो। तो वो एक मेरी संकल्पना है। उसके लिए भी मैं भाई जी, हमारे जो नेता है, उनसे मैं इस बात की भी दरखास्त करने वाला हूँ। जनप्रतिनिधि अगर मुझे बनाया जाता है, यहाँ का अगर वार्ड मेंबर बनाया जाता है, तो मैं ये प्रमुख मुद्दे। और चौथी है कि सुरक्षा। इस क्षेत्र में चोरियां बहुत हो रही है, इस क्षेत्र में क्राइम बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे पुलिस चौकी होनी चाहिए। तो एक पुलिस चौकी के लिए भी मैं मांग करने वाला हूँ। आपने बहुत अच्छा एक विषय लिए कि रेलवे का जो मुद्दा है, बहुत कुछ दिन पहले लोग बेघर हो गए थे। रेलवे के अतिक्रमण के सारे घर हटा दिए गए थे, और सामाजिक तौर से आपने उनकी बहुत मदद की। क्या विषय है वो? विषय ऐसा है कि 2 पटरियां थी जाने आने के लिए मुंबई से हावड़ा। अब उसका विस्तार होकर के 4 हो गई। अब उसका विस्तार होने के लिए उन रेलवे को जगह लग रही थी, तो रेलवे ने जो आजू बाजू में जो गरीब लोग, जो रोज खाने पीने कमाने वाले लोग थे, वो झोपड़ी में पिछले 30-40 सालों से रह रहे थे, उनको नोटिस दे करके हटा दिया गया।
बुलडोजर दे करके, पर हटाने से पहले उनको इस शहर के कलेक्टर साहब थे उस वक्त के, तत्कालीन कलेक्टर साहब, तत्कालीन एसडीएम मैडम और तहसीलदार साहब, सीओ साहब, इन सारे लोगों ने आकर के ये वचन दिया था कि आप यहाँ पर विरोध मत कीजिए, ये अतिक्रमण उठाने दीजिए, हम आपका पुनर्वास करेंगे। पुनर्वास करने के वादे पर उन लोगों को वहां से हटाया गया, मगर पुनर्वास नहीं किया गया और उनकी झोपड़ियां तोड़ दी गई। झोपड़ियां तोड़ने के बाद उनको जमीन का एक टुकड़ा भी नगर परिषद ने या सरकार ने नहीं दिया। मुझे, मेरे समाज के वो लोग होने के नाते मुझे लगा कि मैंने उनकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने मेरे मित्रों के माध्यम से उनको जमीन दिलाने का काम किया। जमीन वो आरक्षण में आती है, उस वजह से ये हुआ कि यहाँ के जो पार्षद थे, पूर्व पार्षद जो अभी चुनाव लड़ रहे प्रभाग क्रमांक 10 से, उन्होंने उनकी जो रमाई आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनको मकान बनाने का जो हमने बीड़ा उठाया था, मैंने जो कोशिश की थी, जो प्रयास मेरा शुरू है, उस प्रयास को उन्होंने रोकने का काम किया। उस वजह से वो गरीब लोग आज भी बिना छत के जी रहे हैं। स्वच्छता का अपने पूरे नगर पालिका में बहुत ज्वलनशील मुद्दा है। कई प्रकार का कचरा उठाते, नगर पालिका का ऐसा है कि जगह खरीदे खरीदे बोलते, लेकिन जगह खरीदी नहीं जाती और अभी तक ये अपने डंपिंग यार्ड नहीं हुआ है। जब अगर आप चुन के आते हो तो क्या बोलोगे डंपिंग यार्ड के बारे में, क्या आपकी योजनाएं रहेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल पिछले 30-40 सालों से गोंदिया शहर में ये एक बहुत बड़ा सवाल बन के रह गया है। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे यहाँ पर नगर परिषद के माध्यम से नहीं हो रही है। 3-3 साल के लिए सीओ आते हैं, सीओ चले जाते हैं, उनका ऐसा है पगार लेना है, नौकरी करना है और तबादला हो गया तो चले जाना है। साथ ही यहाँ के जो स्थानिक नेता है, स्थानिक नेता भी इस बात के लिए इसलिए भी जोर नहीं लगाते कि कुछ आजू बाजू के ग्रामीण क्षेत्र के अवाम जो है, जनता जो है, वो डंपिंग यार्ड के लिए विरोध करती है, तो हमें वोट नहीं मिलेंगे, इस कारण भी लोग डंपिंग यार्ड के बारे में उतने गंभीरता से यहाँ के नेता सोचते नहीं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि डंपिंग यार्ड बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि शहर का जो कचरा है, उस कचरे की विल्लेवाट लगाना, उसको रिसाइकल करना, उसका एक प्लांट होना चाहिए यहाँ पर, और उसके लिए जगह उपलब्ध होना बहुत जरूरी है क्योंकि शहर अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आजू बाजू के गांव के लोग इस शहर में बस रहे हैं और कचरा रोज के रोज बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि साफ सफाई, अगर इस शहर की स्वच्छता अगर चाहिए, इस शहर को स्वच्छ रखना अगर चाहते इस शहर के लोग, इस शहर की जनता, इस शहर के नेता, तो डंपिंग यार्ड की बहुत आवश्यकता है। और मैं नगर परिषद के सदन में बार बार इस सवाल को उठाऊंगा जब तक कि ये सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। नगर पालिका की जो स्कूल है, नगर परिषद की हद की स्कूलें पूरी बंद होती जा रही है, सब स्कूलें टूटते जा रही है और प्राइवेट स्कूलें बनती जा रही है। नगर परिषद के स्कूलों में बच्चे आए या नगर परिषद की स्कूलें बढ़े, इसके लिए शिक्षा के तौर में क्या आपके पास योजना है कुछ? देखिए, नगर परिषद के इस मामले में इस जो ये स्कीम है, इस स्कीम को बंद करने के कगार पर नगर परिषद आ गई। नगर परिषद फंड का बहाना करती है और बड़ी बड़ी स्कूलें थी, माताटोली स्कूल थी, रामनगर स्कूल थी, टाउन स्कूल थी। नगर परिषद के स्कूल में हम पढ़े और बड़े हुए। कई लोग डॉक्टर, इंजीनियर नगर परिषद के स्कूलों में पढ़ करके बने और गरीबों के बच्चों के लिए एकमात्र वही एक साधन था। मगर धीरे धीरे भ्रष्टाचार की सूली पे चढ़ गई वो सारी स्कूलें और वो स्कूलें बंद हो गई है, बंद होने के कगार पर आ गई है। मुझे लगता है कि एडमिशन जो बहाना नगर परिषद कर रही है कि हमारे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रहा है, बच्चे नहीं आ रहे इसलिए स्कूलें बंद हो रही है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि एक तरफ अमीरों के बच्चों को सीबीएसई पैटर्न का एजुकेशन इस देश के अंदर में मिल रहा है, वहीं गरीबों के बच्चों को मराठी का एजुकेशन मिल रहा है। तो ये जो भेदभाव है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन, इसे मैं डिस्क्रिमिनेशन कहूंगा एक प्रकार से। जहाँ जाति भेद होता है उसी प्रकार से ये भेद जो हो रहा है, ये आर्थिक भेदभाव हो रहा है कि गरीब के बच्चे मराठी का एजुकेशन लेंगे, टूटी फूटी स्कूल में एजुकेशन लेंगे और बड़ी सुंदर चमकदार स्कूलों में, गार्डन वाली स्कूलों में जहाँ सारी सुविधा है, वहां अमीर के बच्चे एजुकेशन लेंगे। तो ये जो भेदभाव है, और वो भी अंग्रेजी का एजुकेशन लेंगे, तो ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। और इसलिए नगर परिषद ने, मैं जब नगर परिषद में जाऊंगा तो इस बात को पुरजोर तरीके से उठाऊंगा कि सारी स्कूलों को उसका पुनर्निर्माण किया जाए और सारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न का एजुकेशन लाया जाए ताकि गरीबों के बच्चे भी अमीरों के बच्चों की बराबरी की दर्जेदार पढ़ाई कर सके और शिक्षा प्राप्त कर सके। मैं आखिरी मुद्दा आपको बोलना चाह रहा हूं कि आप सामाजिक काम में 20 सालों से है। नगर परिषद बढ़ने के लिए आपकी क्या ऐसी योजना रहेंगी ताकि नगर परिषद को बाहर का पैसा अपने नगर परिषद में आए और नगर परिषद सुचारू रूप ढंग से चले?
देखिए, बहुत सारी योजनाओं पे काम किया जा सकता है। सबसे पहले बात तो नगर परिषद का रेवेन्यू जो है, उसका मेन रेवेन्यू होता है टैक्स, मकान टैक्स के माध्यम से चलती है। साथ ही साथ जो दूसरी योजनाएं सरकार की तरफ से आती है, उन योजनाओं के माध्यम से जो हेड से पैसा आता है, फंड आता है, उसके माध्यम से सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाता है। मगर नगर परिषद उसके अलावा भी बहुत से काम कर सकती है। जैसे अभी मार्केट है, मेन मार्केट में आपने भी पिछले बार देखा होगा कि हाईकोर्ट वगैरह व्यापारी चले गए थे, कंस्ट्रक्शन वगैरह का मामला चला था। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वहां पे खड़े कर दिए जाए। आज जरूरत है मार्केट को बड़ा करने की। आज जो झोपड़ों में और टीन में वहां पर व्यापार चल रहा है, व्यापारी भी परेशान है उस बात से। व्यापारी बहुत कम किराया देकर के दुकान चला रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि बाजार मेन मार्केट में नगर परिषद की दुकानें हैं, उन दुकानों को तोड़ के बड़ा कंस्ट्रक्शन नगर परिषद ने करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट उसमें करना चाहिए और वहां पर भाड़ा बढ़ा करके किराए से व्यापारियों को दुकानें देनी चाहिए। साथ ही साथ जहां जहां स्कूल है, बड़ी बड़ी स्कूल है, अभी आप रामनगर स्कूल को जाकर के देखिए, माताटोली स्कूल को जाके, एकदम मौके पर स्कूल है। स्कूलों के कंपाउंड वॉल के बाजू में अगर उन्होंने शॉप्स खोल दी और शॉप्स बेरोजगारों को अगर दे दी, तो वहां से किराया आ सकता है। ऐसे अनेक योजनाओं को इंप्लीमेंट नगर परिषद कर सकती। मामला नीयत का है, मामला नीयत का है। वहां अधिकतर लोग जो चुन करके जा रहे हैं, वो लोग जनता की सेवा या हमारे नगर परिषद को हम या हमारे शहर को बहुत स्वच्छ बनाएंगे, बहुत उत्कृष्ट दर्जे का शहर बनाएंगे, ये भावनाएं कम और रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं काम के माध्यम से, ये नजरिया ज्यादा रहता है, ये सोच ज्यादा रहती है। माफ कीजिएगा, मैं स्पष्ट रूप से बात बोल रहा हूं, पर ये नजरिया ज्यादा रहता है। पर मेरा मकसद ये रहेगा कि हमारी नगर परिषद अवर्ग की है, उसे A++ ग्रेड की हमने नगर परिषद बनाना चाहिए। आज उसकी इमारत आप देखिए कि बहुत ही गई बीती इमारत है, टूट गई, जर्जर हो गई हमारी नगर परिषद की इमारत। तो हमारी नगर परिषद की इमारत भी बहुत सुंदर बने, बहुत अच्छी बने, सुविधाजनक बने, लोग वहां पर जाए तो गर्व महसूस करें, वो भी एक काम होना चाहिए। और हम हमारे राष्ट्रीय नेता प्रफुल्ल भाई पटेल जी से भी हम ये मांगनी करने वाले हैं कि भाई जी, आप कुछ भी कीजिए, किसी भी प्रकार से निधि ला करके नगर परिषद की एक सुंदर इमारत बना के हमें दे। ये थे हमारे साथ में प्रभाग 8 से अमित भालेराव। 20 साल से सामाजिक काम में थे। इनसे नगर पालिका के विषय में विविध प्रकार की हमने चर्चा की और इन्होंने बहुत बेबाकी तरीके से अपने प्रश्न के उत्तर दिए। 2 तारीख को मतदान होने वाला है और 3 तारीख को मतगणना होने वाली है। देखते हैं यहाँ की जनता किसे विजय का हार पहनाती है। हमारे क्रांति के में अपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आगे की आपकी रणनीति के लिए आपको बहुत बहुत हमारी ओर से बहुत बहुत आपको धन्यवाद। धन्यवाद।